आव्यूह, जो इसमें तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं संबंध एवं फलन, और जो दूसरा पार्ट है त्रिकोणमितीय, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। और इसके बाद में आता है आव्यूह। तो हम लोग अभी आव्यूह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा से, और मैं एनसीईआरटी और हर्षरूप शर्मा, मेरे पास 2 बुक हैं, मैं दोनों बुक से आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्या होता है आव्यूह। तो देखिए, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। संख्याओं को आयत आकार या वर्गाकार के रूप में लिखना आव्यूह कहलाता है। मतलब कि जो नंबर होते हैं, जो संख्या होते हैं, उसे हम आयत के रूप में लिखें या वर्ग के रूप में लिखें तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। अब ये आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD से लिखते हैं। जो इस आयत या वर्ग जो कुछ भी हम बनाते हैं, उसके अंदर जो संख्या लिखते हैं, उस पूरे को हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD से व्यक्त करते हैं। तो देखिए नीचे नोट, इसमें खड़ी हुई संख्या स्तंभ कहलाती है तथा पड़ी हुई संख्या पंक्ति कहलाती है। और इसमें जो खड़ी हुई संख्या होती है उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, तथा जो पड़ी हुई संख्या होती है उसे हम पंक्ति कहते हैं। अभी आप सभी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके बाद में हम इसका कुछ उदाहरण समझते हैं, क्योंकि ये इसका जो परिभाषा होता है ये आपके पेपर में नहीं आने वाला है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको अभी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये आज तक कभी भी परीक्षा में नहीं आया है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में पूरा हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो कोई पूछ ले कि क्या होता है तो हमें मतलब मुँह ना छिपाना पड़े। इसलिए आप सभी लोग इसका जो परिभाषा याद कर लेंगे अगर हो सके तो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो देखिए इसका उदाहरण, संख्या तो जानते हो संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो हम लोग हमारे जो गिनती होती है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। देखिए, जो कुछ भी हम लोग गिनने में काम लेते हैं, जैसे 1 सेब 2 आम, ऐसा सब कुछ जैसे हम लोग गिनती तो करते हैं ना, तो उस सभी को संख्या कहते हैं। और उसी संख्या को आयत के रूप में लिखना आव्यूह कहलाता है। अभी देखिए, और इसे हम ए से लिखते हैं। तो देखिए आव्यूह क्या होता है, ए लिख दिया। अब देखिए 2 4 3 6, देखिए जो इसमें जो संख्या था, देखिए ये 2 4 3 6, ये सभी तो संख्या है। और इसे हमने किस रूप में लिखा है, वर्ग। अच्छा, वर्ग और आयत क्या होता है, देखिए पहले जो इस प्रकार से बना होता है बंद आकृति, ये दोनों बड़े होते हैं, ये दोनों छोटे होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आयत। और जो जिसमें चारों की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपने आव्यूह को। तो देखिए इसमें देखिए संख्या लिखा हुआ है 2 4 3 6, और ये के बराबर क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD से लिखते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट की चिंता ना करें, इसका हम पूरा का पूरा नोट्स ही आपको देंगे, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करके आपको देंगे, जिससे आप इतना पहले इसको ध्यान से अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए खड़ी हुई संख्या स्तंभ कहलाती है। अब ये स्तंभ क्या होता है, देखिए खड़ी हुई संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर ऊपर जो सीधा है इसे हम लोग कहेंगे स्तंभ। अगर ये स्तंभ हो गया तो इधर वाला जो है ये भी तो स्तंभ होगा, ये भी तो खड़ा हुआ है, ये दोनों स्तंभ हो गए। तो आखिर पंक्ति किसे कहेंगे,
ये तो दोनों जो खड़ी हुई लाइन थी उसे हम लोग स्तंभ कह दिए, लेकिन जो पंक्ति होगी उसे किसे कहेंगे? तो देखिए, जो इधर नीचे पड़ी हुई लाइन जो इस प्रकार से है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति। इसे हम लोग पंक्ति कहेंगे। और इंग्लिश में इसे जो हम कहते हैं रो कहते हैं, ROW। और जो स्तंभ होता है इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉलम, COLUMN। तो देखिए अब देखिए इसमें भी दो पंक्ति हैं। जो पड़ी हुई इधर से अगर जो देखें तो ये पंक्ति कहलाती है, और जो सीधा सीधा देखें तो ये स्तंभ कहलाता है, ये भी पंक्ति है। आशा करता हूँ आप सभी को पंक्ति और स्तंभ के बारे में ठीक से जानकारी मिल गई होगी। देखिए जो इधर से ये पड़ी हुई लाइन है, जैसे 2 3, ये तो इधर का है ना, तो ये पंक्ति कहलाती है। और जो ये सीधा खड़े खड़े इधर नीचे से ऊपर तक का, इसे स्तंभ कहते हैं। और जो ये बगल में अगर जो देखें तो इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। तो अभी देखिए हम लोग कुछ और उदाहरण देकर समझते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, इससे लिखा है 3 4 6 9 5 8 7 6 8। ये देखिए, और इसमें जो स्तंभ होगा, जो सीधा है पड़ी पड़ी लाइन, ये इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या होगा? स्तंभ। ये भी स्तंभ ही होगा, और ये भी स्तंभ ही होगा। और इसमें चलिए हम इसी को इधर लिख देते हैं और उसमें पंक्ति बता देते हैं, जिससे आप सभी को अलग अलग अंदाज़ा लग जाएगा। भी देखिए ये यही लिख रहे हैं, बी वाला ही। 3 4 6 9 5 8 7 6 8। अब देखिए जो खड़ी खड़ी लाइन थी वो तो स्तंभ हो गई, लेकिन जो ये पड़ी हुई लाइन है इधर तिरछा देखेंगे बस, ये क्या हो गया? पंक्ति। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी को इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो इंग्लिश आपसे कहीं पर पूछा नहीं जाता है। बस सिर्फ वही जो चैप्टर रहता है, एक बुक है, उसे हम लोग ही पढ़ते हैं। लेकिन आगे चलकर जो ये मैथ में जो ये जनरल इंग्लिश यूज होती है, जैसे कि आबियो को मैट्रिक्स कहते हैं, और ये कॉलम को हम लोग स्तंभ कहते हैं, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो आप हायर एजुकेशन करेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे, तो टोटल जो पूरा बुक होती है वो इंग्लिश में हो जाती है। तब आप सभी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा कि आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि आप लोग सभी हिंदी मीडियम से पढ़कर जाएंगे। जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं उनको तो सही रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो UP बोर्ड वाले होते हैं उनको बहुत आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे। जो कुछ वर्ड है उसे आप इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो इधर वाला जो लाइन थी वो पंक्ति हो गई, इधर जो सीधी थी वो पंक्ति हो गई, और जो ये नीचे लिखा हुआ है ये भी पंक्ति हो गई। अब एक और उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। B ये हो गया C = 4 6 9 8। इधर कोई कितनी भी संख्या इधर हो सकती है और इधर भी कितनी भी संख्या हो सकती है। 3 4 6 8 2 4 6 9। अब देखिए इसका आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो देखिए पहले आप लोग बता दीजिए कि 4 6 9 8 क्या कहलाता है, पंक्ति है या स्तंभ है। इसके बाद में हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग बता दीजिए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ अभी आप सभी का कमेंट। बहुत अच्छे, ये पंक्ति कहलाती है। देखिए
जो ये वाला है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति। और ये 3 4 6 8 यह क्या कहलाती है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, पंक्ति। और ये जो तीसरा है ये भी पंक्ति कहलाएगी। लेकिन ये तो सरल था। अब बताइए स्तंभ किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट में सेक्शन में बताइए। तो देखिए इसमें जो ये सीधा खड़ी हुई लाइन है इसे हम लोग कहते हैं स्तंभ। अगर ये स्तंभ हो गया तो ये क्या है, ये भी क्या है, स्तंभ। तो आशा करता हूँ आप सभी को पंक्ति और स्तंभ और आव्यूह की परिभाषा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं तो जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए आव्यूह मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए संख्याओं को आयत आकार या वर्ग आकार के रूप में लिखना आव्यूह कहलाता है। जो संख्या होती है देखिए चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, इस रूप में लिखना क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इंग्लिश वर्ड भी याद कर लीजिए क्योंकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम में आता है इंग्लिश वर्ड, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से लिखते हैं। जो इसका जो देखिए ये C बराबर B बराबर, इसे हम लोग किससे लिखते हैं, ABCD से दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें खड़ी हुई संख्या स्तंभ, जो एक खड़ी हुई संख्या इसे स्तंभ कहते हैं। और स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम। खड़ी हुई संख्या स्तंभ कहलाती है, पड़ी हुई संख्या पंक्ति कहलाती है। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। देखिए इसका उदाहरण आप सभी को समझाए थे। इधर जो ये यहाँ से सीधा ये पड़ी हुई है इसे हम लोग पंक्ति कहेंगे, जो इस सीधा खड़ी हुई है इसे हम लोग स्तंभ कहेंगे। देखिए जो इस प्रकार से है, जो सीधा पड़ी हुई मतलब बिल्कुल लेटी हुई संख्या जो होती है उसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। और जो इस प्रकार से सीधा खड़ी होती है ऊपर से लेकर नीचे तक का, उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आव्यूह का कोटि। लोग समझते हैं आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, मतलब कि जो आव्यूह है उसका क्रम क्या है, उसकी कोटि क्या है। अब देखिए आव्यूह की कोटि, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इंग्लिश समझ लीजिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज तक कोई भी चैनल इंग्लिश कंबाइन करके नहीं पढ़ाता है। मैं आप सभी को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे चलकर प्रॉब्लम देखी है और मैंने इतना पढ़ा है कि मुझे इतना आगे चलकर मालूम है कि क्या क्या आगे इंग्लिश में आने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं आव्यूह का कोटि, इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आव्यूह की कोटि बहुत ज़्यादा सरल है, बस सिर्फ आप लोग धैर्य बनाए रखें। देखिए आव्यूह की कोटि जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पंक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। मैंने बताया था ना अभी कुछ समय पहले बताया, पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। और इसके बाद में देखिए और स्तंभों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम। के संख्या के गुणा को आव्यूह की कोटि कहते हैं। मतलब कि जो इसमें पंक्ति जो जितनी है और जितने स्तंभ है उनके संख्याओं को गुणा करके लिख दीजिए, वही आव्यूह की क्या हो जाएगी, कोटि। अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं उदाहरण। तो देखिए उदाहरण में हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे। देखिए जैसे ये इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12। देखिए अब इसका हम सभी को क्या पता करना है, ऑर्डर मतलब कोटि, किसका कोटि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पंक्ति और स्तंभों के संख्या के गुणा को आव्यूह की कोटि कहते हैं। मतलब पंक्ति के इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो और गुणे स्तंभ इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम। इस प्रकार से लिख दे बस ये इसका कोट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रो मतलब पंक्ति क्या होती है। तो देखिए इसमें कितना पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति,
कितने पंक्ति हैं? 2। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पंक्ति, तो 2 पंक्ति है गुणे कॉलम। स्तंभ कितने हैं? देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। कितना है? 3। तो जो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी 2x3 की कोटि। अब देखिए हम लोग और भी उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए बी नंबर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9, 7, 6। देखिए इसका कोटि क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो मतलब 3 पंक्ति हो गया पहले। और देखिए रो कितना है? 1, 2, 3, 3 रो है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 3x3 की कोटि। अभी देखिए हम लोग और समझते हैं। सी नंबर देखते हैं क्या होगा। ये जो देखिए ABCD जो ये लिखा हुआ है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करके इसे लिख सकते हैं। देखिए अगर इस यहाँ पर 3, 4, 6, 9 अगर ये लिखा हुआ है तो देखिए इसे हम लोग कैसे समझेंगे कि इसकी कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? पंक्ति। इसमें कितने पंक्ति हैं? देखिए अब भले ही एक ही है, लेकिन देखिए 1 पंक्ति तो ये हो गया, मतलब तिरछा। 1, 2, 3, 4। कितने पंक्ति हैं? 4। स्तंभ कितने हैं? देखिए पूरा एक बार में कट जा रहा है, मतलब एक ही स्तंभ है। तो ये क्या हो गया? 4x1 का हमारा आव्यूह हो गया। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए हम लोग और उदाहरण समझते हैं। देखिए इसका कोट हम लोग कैसे निकालें? देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पंक्ति इधर है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये हो गया 2x3 का। तो देखिए पंक्ति और स्तंभ आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब पंक्ति किसे कहते हैं? जो इधर सीधा लिखा हुआ है तिरछा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति। और स्तंभ किसे कहते हैं? जो सीधा सीधा लिखा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ। तो देखिए और उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4, 6, 9, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 7, 6। इसका कोटि और क्या होगी? मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका कोटि क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद में हम आप सभी को इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग जल्दी कीजिए, मैं भी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। बहुत अच्छे। देखिए इसमें कुछ बच्चे बताए हैं कि 4x3 का होगा। तो देखिए कैसे। एक इधर देखिए ये हो गया पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये क्या हो गई? तीसरी पंक्ति। तो इसकी जो पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने स्तंभ है? 4। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3x4 की मैट्रिक्स। ठीक है। और एक उदाहरण और हम लोग समझते हैं। देखिए डी नंबर हो गया 6, 4, 8, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20 और 6, 8, 7, 6। इसका कोटि क्या होगा? तो देखिए सबसे इसमें कितना पंक्ति है? तो 1, 2, 3, 4, 4 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, जो इधर यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 4x4 का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 4x4 की होगी। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आव्यूहों की समानता। मतलब कि जब 2 आव्यूह बराबर। देखिए हम लोग समझने वाले हैं आव्यूहों की समानता, मतलब कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इंग्लिश इसका भी बहुत ज़रूरी है। इक्वल मतलब क्या होता है? समान। और इक्वलिटी
मतलब समानता। और देखिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आव्यूह। तो देखिए आव्यूहों की समानता, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब इसका साफ साफ मतलब ये है कि जब दो आव्यूह समान कैसे होंगे। दो आव्यूह मतलब क्या होगा, देखिए हमने जो पिछले बार कितने सारे एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, उसी में दो आव्यूह समान कैसे होंगे, अगर जो किसी ने पूछ लिया तो हम लोग ढेर हो जाएंगे वहीं पर, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कैसे होंगे, इसका हम लोग उदाहरण देकर समझते हैं। देखिए जो इसका जो परिभाषा लिखा हुआ है तो उससे पहले हम लोग ध्यान में लेते हैं। देखिए दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे यदि, मतलब जो दो आव्यूह होते हैं वो समान आव्यूह कब कहलाएंगे। पहला नंबर, उनकी कोटि समान हो। कोटि किसे कहते हैं, कोटि तो अभी तो बताया था कुछ समय पहले। देखिए अगर जो भी कोई मैट्रिक्स है और उसमें लिखा हुआ है 2 3 4 8, तो इसकी कोटि क्या होगी, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। तो इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो पंक्ति होगा, स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो 8 था क्या, 2 क्रॉस 2। अब पंक्ति किसे कहेंगे, जो इधर वाला जो सीधा पड़ी जो नंबर है उसे हम लोग पंक्ति कहेंगे, जो खड़ी खड़ी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो देखिए उदाहरण इसका हम लोग समझते हैं कि दो आव्यूह कैसे समान हो। पहले उनकी जो कोटि होती है वो समान होनी चाहिए, दूसरा नंबर उसके अवयव जो होते हैं वो भी समान होने चाहिए। देखिए देखिए दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह दिए हुए हैं 2 3 4 और 6 8 9, और एक मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है 2 3 4 6 8 9। तो देखिए इन दोनों की जो कोटि है, इसकी कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस 1 2, एक इस पंक्ति दो पंक्ति, 2 क्रॉस, और देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ है तो 2 क्रॉस 3 की इसकी पंक्ति होगी। अब इसका देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, मतलब कि 2 क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 2 क्रॉस 3 की। अब देखिए इसकी जो कोटि होगी वो तो समान है, अब सभी को दिख रहा है कि इसकी जो कोटि है वो समान है। अब देखिए इसके जो नंबर देखेंगे, देखिए पहला नंबर पर 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू बी, मतलब कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो समान है। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, अभी देखिए थोड़ा सा समझते हैं, ये इक्वल टू 6 8 9 7 6 8, और यही यहाँ पर दिया हुआ है 6 8, यहाँ पर दिया हुआ है 4 7 6 8 बी। क्या ये दोनों समान हैं? आप सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये क्या ये दोनों समान हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल नहीं समान है। देखिए क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, इसलिए ये समान नहीं होंगे। भले ही इसकी कोटि बराबर है, कोटि 2 क्रॉस 3 है, इसकी भी 2 क्रॉस 3 है, लेकिन जो अवयव है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर 4, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो अब लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यहीं पर ये लिखा हुआ है 2 4 6 9, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी 8 7 सी, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी बराबर लिखा हुआ है, यह पहले हम इस पूरे को उदाहरण को मिटा देंगे, इसके बाद में हम आप सभी को समझाते हैं। आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल ये वाला नया है, जिससे हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकें, इसलिए आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ये इक्वल टू 2 4 6 3 6 9, नहीं इसमें ये भी ऐड कर दें,
ये बी, जो बी वाला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 4 6 9 6 8। अब अगर जो कोई आपसे पूछ ले कि इसमें ये और बी का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये और ये बी, इसमें देखिए सवाल किस प्रकार का आता है। इसमें यहाँ पर लिखा होता है ये और बी का मान बताओ, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बी का मान होगा, मतलब कि जब दोनों अवयव समान हैं तो ये और बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसकी कोटि देखिए समान है, तो देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का ये भी है, 2 क्रॉस 3 का ये भी है, मतलब कोटि समान है। और इसके जो अवयव है वो भी समान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों जब इक्वलिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो समान मैट्रिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर ये और बी देखिए, तो यहाँ पर 2 2 के बराबर होगा, 4 4 के बराबर होगा और 6 6 के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए ये होगा 9 के बराबर होगा, मतलब ये का मान क्या आ गया 9। बी किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। बी किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। अभी एक सवाल हम लोग और लेते हैं। देखिए जो बी लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है 6 3 4 8, ये बी सी 9। फिर जो सी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 3 4 8 9 7 8 9। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका ए बी सी का मान बताइए, ए बी सी का मान बताइए। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पर ये का मान क्या होगा, अगर जो दोनों अवयव समान हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ए का मान बताइए। ए का मान कितना आ रहा है, 9। हाँ ये का मान सही है। बी का मान क्या होगा, बी का मान 7 सही है। और जो सी का मान 8। आप सभी लोग इसका मतलब जानकारी आप सभी को हो गई है। ए का मान क्या होगा 9, बी का मान क्या होगा 7, जो सी का मान क्या होगा 8, क्योंकि ये सभी समान है। देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये बराबर क्या होगा 9, बी बराबर क्या होगा 7 और सी बराबर क्या होगा 8। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ज़्यादा जो लंबा हो जाता है वीडियो तो उसे अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो और आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आप सभी को और खूब अच्छे से पढ़ा सकें। और आपको सबसे ज़रूरी है नोटिफिकेशन मिलना। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर ऑन कर लेंगे तो आप सभी को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।